नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी तीन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें भारत ने एक युद्ध के समान चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पराक्रम का परिचय दिया, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और अपनी दिलेरी का परिचय दिया। ये तीन बातें ऐसी हैं जो हमें भारतीय होने पर सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कराती हैं। पहली बात यह है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ा खाद्यान्न संकट था। हमारे देश की आबादी और उसकी जो खाद्य आपूर्ति की जो क्षमता थी वो बहुत कम थी और उपज बहुत कम होती थी, क्योंकि हमारे पास ना तो सिंचाई के साधन थे, न हमारे पास कृषि की तकनीक थी और न हमारे पास खाद्य और उर्वरक जैसी जो कृषि क्षेत्र में कृषि के पदार्थों को, कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए जो मूलभूत आवश्यक तत्व है वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। ऐसे में हमारे सामने एक विकट विकराल समस्या थी और इसका निदान ये हुआ कि हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा। और जो हम गेहूं मंगाते थे यार, अमेरिका हमें जो देता था हमारी स्थिति को समझ के, वो गेहूं हमें भेजता था जो वहाँ के जानवर लोग खाया करते थे। ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट था और ऊपर से एक घटनाक्रम और घटा कि 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ और उसके बाद 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने हम पर दबाव डालने के लिए कहा कि अगर आपने ये युद्ध नहीं रोका और हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम आपका जो गेहूं हम आपको निर्यात करते हैं वो हम उसे बंद कर देंगे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अब हमें आपके गेहूं की कोई आवश्यकता नहीं है और हम खुद अपनी उपज को बढ़ाएंगे, हम अपने संसाधनों को बढ़ाएंगे और हम देश में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। और उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और इसी दौरान उन्होंने राष्ट्र से आह्वान किया कि वो सप्ताह में एक बार पूरे देश का हर परिवार एक दिन का व्रत रखे, ताकि कुछ भले ही थोड़ी हो या सांकेतिक रूप से हमारी जो खाद्य समस्या है वो कहीं ना कहीं हल हो सके या हल होती हुई दिखाई दे। और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा हमारे देश में और हमारे देश ने उस गेहूं से निजात पाई। जो बुजुर्ग बताते हैं कि उस गेहूं में बनाने के बाद उसमें बदबू आया करती थी, वो ऐसा लगता था कि जैसे कि हम किसी अपराध किया हो, हम लोगों ने अपराध किया हो और उस अपराध की सजा के रूप में ये हमें रोटी खाने को मिल रही हो। लेकिन शास्त्री जी का आह्वान, विज्ञानों को, जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, उनकी मेहनत, उनका समर्पण और हमारे किसानों की मेहनत, इन तीनों ने मिलकर एक हरित क्रांति को जन्म दिया। और 70 के दशक आते आते हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी कृषि के क्षेत्र में। और विडंबना देखिए कि आज हम उसी अमेरिका को अपना उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं निर्यात करते हैं और अमेरिका में इसकी बहुत मांग है। ये समय की विडंबना है। इसी तरह जब भारत ने अमेरिका से कहा कि हमें आप सुपर कंप्यूटर दीजिए ताकि हम अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और मौसम के क्षेत्र में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है और हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका ने वो सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि अब हम सुपर कंप्यूटर खुद बनाएंगे और उन्होंने तुरंत उस दिशा में काम शुरू कर दिया। और ये बात 1986-87 के बीच की है। और 1991 में भारत ने स्वयं सुपर कंप्यूटर बनाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि कोई भी तकनीक है, अगर किसी के पास है और अगर वो हमें नहीं देता तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अनुसंधानकर्ता हैं,
वो सक्षम है कि उस चुनौती को लेते हुए उस जो चुनौती उन्हें दी गई है उसको वो सफलतापूर्वक सिद्ध करके बताएं कि हम कितने सक्षम हैं तकनीकी रूप से भी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जब भारत को अंतरिक्ष में जो यान प्रक्षेपण होता है और जो अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा करार था रशिया से कि रशिया हमें क्रायोजेनिक इंजन देगा, लेकिन अचानक 1991 में रसिया का विभाजन हुआ और उसके कई देश बने और आर्थिक रूप से रसिया बहुत कमज़ोर हो गया। तब अमेरिका ने शर्त लगा दी रसिया के सामने कि आप भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे, और रसिया ने इस स्थिति में था कि वो ये शर्त या बात मानने के लिए उस समय बाध्य था। जो उस दौर में थोड़ा भी समझते हैं, जानते हैं उस दौर की राजनीति को या उस समय के हालात को, उन्हें पता होगा कि रसिया किस विकट स्थिति में पहुंच गया था 1991 और 92 में। और जब रसिया ने इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन है देने में असमर्थता जताई और भारत से कहा कि कुछ समय इंतजार करें, उसके बाद रसिया अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन भारत के पास समय नहीं था, भारत लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। तो भारत ने कि जो वैज्ञानिक हैं और जो अनुसंधानकर्ता हैं उन्होंने तय किया कि हम स्वयं क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार थी, बात 1992-93 की है, और भारत ने स्वयं अपने बल पर क्रायोजेनिक इंजन को बनाया और आज अपनी क्षमताओं से भारत अंतरिक्ष में यानों को भेजता है और उनका प्रक्षेपण करता है और रिसर्च करता है। ये हमारी तीसरी जीत थी। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जब भारत ने इतनी विशाल भारी चुनौतियों को, असंभव सी लगने वाली चुनौतियों को युद्ध के समान स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त की है, तो आज ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश को ये आदेश देता है कि आप किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। ये समझ से परे है और हर भारतीय के समझ से परे है। जो इन घटनाक्रमों को जानते हैं वो उनके लिए कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है और अमेरिका हम पर कैसे इस तरह के आदेश दे रहा है। हमने तो आज़ादी के बाद किसी देश के आदेश माने ही नहीं है। हम आदेश मानने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, न हमारा देश रहा है, न हमने आदेश किसी को दिया है। ये भी एक सत्य है कि हमने किसी को आदेश भी नहीं दिया, तो हमने आदेश किसी का माना भी नहीं है। लेकिन आज ऐसी कौन सी बाध्यता है कि हमें अमेरिका का ये आदेश मानना पड़ रहा है, और इसका जो जोरदार प्रतिरोध होना चाहिए था व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो ऐसा कोई प्रतिरोध सामने नहीं आ रहा है। तो एक शंका पैदा करता है कि ऐसी क्या वजह है कि आज अमेरिका जैसा देश, जब हमने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पार पा लिया, तो कौन सी ऐसी बात है जो ये बाध्य कर रही है कि हम अमेरिका के आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। इसका जवाब तो सरकार को देना है, व्यवस्था को देना है। और सरकार को चाहिए कि वो इस बात का पुरजोर विरोध करे अमेरिका के प्रति कि वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, लेकिन ये अभी तक ऐसा सुनने देखने में नहीं आ रहा और न आया है। तो मेरा ये कहना है कि यही बताना था कि हम बहुत मजबूत और सशक्त हैं, हमने हर चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये बात किसी भी देशवासी के गले से नहीं उतर रही कि अमेरिका हमें ऐसे आदेश क्यों दे रहा है, और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं सिवाय सरकार के। सरकार को इसका प्रतिवाद करना है, जवाब देना है, और देश इसी का इंतजार कर रहा है कि सरकार इसका कब प्रतिवाद करेगी और कब जवाब देगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।